नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्पा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चाल तथा वेग और त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है और साथ में त्वरण क्या होता है। चलिए पहले हम चाल एवं वेग उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चाल एवं वेग, चाल और वेग के मध्य जो अंतर होता है उसको समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले समझते हैं चाल। चाल आप सबको पता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला होता है चाल का। चाल बराबर दूरी बटा समय, सबको पता होता है कि जैसे आपको ऐसा बोल दिया जाए कि जोधपुर से रामदेवरा 300 किलोमीटर है और ये जो 300 किलोमीटर दूरी है वो हमें तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। जोधपुर से रामदेवरा जिनके मध्य की दूरी 300 किलोमीटर है और ये दूरी तय करने में हमें 6 घंटे लगता है। अगर आपको यहाँ पर चाल निकालने को बोले तो आप बोलोगे 300 बटा 6 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात वो प्रत्येक 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगा, अगले घंटे में 50 और ऐसे ऐसे करके वो 6 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इस फॉर्मूले में हमने ऊपर क्या लिखा? दूरी, नीचे क्या लिखा? समय। अब हमें समझ में आ गया कि जो चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपकी दूरी बटा समय, और इसी फॉर्मूले से हम चाल की परिभाषा, चाल का मात्रक, चाल कैसी राशि है, सभी इस फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम इस फॉर्मूले से चाल की परिभाषा बनाते हैं। इसके लिए जो ये समय है इसको मैं अभी 1 सेकंड मान रहा हूं, और साइंस की भाषा में एक को इकाई या एकांक बोला जाता है। इकाई या एकांक बोला जाता है। जब मैंने समय को 1 बोला तो क्या आया? दूरी बटा 1। चाल बराबर दूरी बटा 1, और किसी भी संख्या में 1 का भाग देते तो वही आता है। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी हो गया। अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाएगा? चाल। लेकिन समय क्या होना चाहिए? इकाई या एकांक होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? जब हमने समय को इकाई या एकांक माना तो दूरी किसके बराबर हो गया? चाल के बराबर। अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। लेकिन समय क्या होना चाहिए? इकाई या एकांक होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा बनेगी, इकाई या एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? यदि समय इकाई या एकांक हो, 1 हो, तो जितनी वस्तु दूरी तय करता है वही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो इसकी अब परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसकी परिभाषा होगी, एकांक या इकाई समय में, एकांक या इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। दूरी ही चाल कहलाती है। यह आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई क्या? इकाई या एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब चलिए, ये हमने बना दिया, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं। अब हम चाल का मात्रक पता करते हैं। तो इसके फॉर्मूले में जो भौतिक राशियां आ रही है, एक तो दूरी आ रहा और दूसरा समय आ रहा, अगर हमें इनके ऐसे ही मात्रक पता है तो हम चाल का ऐसे ही मात्रक पता कर सकते हैं। देखिए, दूरी का ऐसे ही मात्रक मीटर, बट्टा का बट्टा, और समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड। तो चाल का ऐसे ही मात्रक आया मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको एग्जाम में चाल का ऐसे ही मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड होगा। हाँ, तो बात समझ आ गई। अगर हम चाल के अन्य मात्रक की बात करें तो चाल का अन्य मात्रक होता है, वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ये किलोमीटर प्रति घंटा है
ये चाल का व्यापारिक मात्रक है। व्यापारिक मात्रक का मतलब सामान्यतः जीवन में उपयोग आने वाला मात्रक। सामान्यतः हम बस, ट्रेन या कोई भी यातायात का साधन है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं। इस कारण जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो चाल का व्यापारिक मात्रक है, सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला मात्रक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि चाल का ऐसे ही मात्रक क्या है, आपका उत्तर होगा मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको ऐसे पूछे कि चाल का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात समझ में आई क्या चाल के बारे में? चलिए अब हम पता करते हैं कि चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है। चाल आपके अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो मेरे को बताओ चाल के फॉर्मूले में जो भौतिक राशियां आ रही हैं वो कैसी राशियां हैं? एक तो दूरी आ रही है, दूरी अदिश है, बटा समय आ रहा, समय भी कैसा है? अदिश। तो अदिश बटा अदिश क्या होगा? अदिश ही होगा। अदिश बटा अदिश क्या होगा? अदिश ही होगा। इसका हम कहेंगे कि चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ये हमने चाल के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि एकांक या इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल का व्यापारिक मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। यहाँ पे बातें समझ में आ गई क्या? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम वेग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चाल और वेग की जो परिभाषा आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क होगा। एक बार मैं बोल रहा हूं, थोड़ा समझना। एकांक या इकाई समय में वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। जो हम चाल में एकांक या इकाई समय में जो दूरी तय करे थे उसकी कोई दिशा नहीं थी, लेकिन यदि हम उसी दूरी को निश्चित दिशा में तय करें, उसी दूरी को हम एक दिशा दे दे, तो वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस देखना। इसकी परिभाषा होगी एकांक या इकाई समय में, एकांक या इकाई समय में वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेलोसिटी। क्या कहलाता है भाई? वेग कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वेग बराबर, ऊपर हम चाल में दूरी लेते थे, यहां पर दूरी लेंगे तो लिखेंगे निश्चित दिशा में दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। और नीचे क्या आएगा भाई? नीचे आएगा समय। नीचे क्या आएगा? समय आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो विस्थापन बटा समय। तो जो वेग का फॉर्मूला आया वह या वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम वेग का ऐसे ही मात्रक निकालते हैं। हम सबको पता है कि इसके वेग के फॉर्मूले में दो भौतिक राशियां आ रही है, एक विस्थापन और दूसरा समय। विस्थापन का ऐसे ही मात्रक मीटर, समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड। तो ऊपर विस्थापन ऊपर आएगा मीटर, ये बट्टा का बट्टा और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा भाई? मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बात क्लियर हो गई कि वेग का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम ये पता करें कि वेग सदिश राशि है अदिश राशि, तो देखिए थोड़ा, हम सबको पता है इसका जो फॉर्मूला है वो है विस्थापन बटा समय। इसके अंदर एक भौतिक राशि विस्थापन, दूसरा समय। इसके फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशियां आ रही हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सदिश या अदिश,
तो हम वेग का पता कर सकते हैं कि वेग सदिश है अदिश है। तो चलिए देख के, विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है बट्टा समय एक प्रकार का अदिश राशि है, तो हम कहेंगे कि जो वेग है वो सदिश अपॉन अदिश प्रकार का है, और इसमें जो पलड़ा भारी होगा वो किसका होगा, सदिश का होगा। बात समझ में आ रही क्या? जब भी एक सदिश और एक अदिश गुणा होते हैं, जुड़ते हैं, घटते हैं या भाग होते हैं, तो हमेशा पलड़ा सदिश का भारी होता है। तो यहाँ पर ऊपर सदिश आ रहा, नीचे क्या आ रहा, अदिश, तो पलड़ा किसका भारी होगा भाई, सदिश का। तो हम कहेंगे कि विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। हमने वेग और विस्थापन के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की, इनकी परिभाषाएं, इनके सूत्र, इनके मात्रक, और ये सदिश राशि है या अदिश राशि, इनके बारे में जाना। एक बार आप नोट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान जो फिजिक्स का पार्ट होता है उसकी कुछ सामान्य जानकारी से संबंधित टॉपिक हैं। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, बल, और ये एक प्रकार से फिजिक्स का बेस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनको हमें अच्छे से समझना है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्वरण। यहाँ से जो आपके डिफेंस के एग्जाम होते हैं, त्वरण का मात्रक पूछा जा सकता है। त्वरण कैसी राशि होती है, या ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। या इसका जो फॉर्मूला है A बराबर V माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला सीधा सीधा आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसकी छोटी सी परिभाषा, और इसी परिभाषा से हम इसका सूत्र बनाएंगे, हम इसका ऐसे ही मात्रक निकालेंगे, और त्वरण अदिश राशि, सदिश राशि, सब चीजें पता करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि साइंस में जहां पर भी दर शब्द आता है, जहां पर भी दर शब्द आता है, उसका मतलब समय का भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दर आ रहा है, और दर किसके पीछे आ रहा है? वेग में परिवर्तन के पीछे आ रहा है। इस वेग में परिवर्तन का किसका भाग देंगे भाई? दर का भाग देंगे। तो वेग में परिवर्तन बटा दर, दर का मतलब समय का भाग देना होता है। ये हमने समय का भाग दिया, ये त्वरण। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। चलिए थोड़ा फीका चल रहा है, थोड़ी इंक डाल देते हैं। 1 सेकेंड होल्ड। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक कि हम वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और दर का मतलब समय का भाग देना होता है। ठीक है, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जो वेग में परिवर्तन है वो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सीखना।
जैसे कोई वस्तु थी जिसका प्रारंभ में वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था, हमने उसको धक्का दिया, उस पर कोई बल लगाया जिससे उसका वेग बढ़कर आपके 40 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो जो उसका पहले वेग था वो वेग कहलाएगा प्रारंभिक वेग, और जो धक्का देने के बाद जो वेग हुआ उसे हम कहेंगे अंतिम वेग। तो अब मैं आपको पूछूं कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ। पहले 20 मीटर पर सेकंड था, फिर 40 मीटर प्रति सेकंड हुआ। आप बोलोगे सर वेग में जो परिवर्तन है इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 40 में से इस 20 को घटाएंगे, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए आपने क्या किया, अंतिम वेग में से किसको घटाया, प्रारंभिक वेग को। अंतिम वेग में से किसको घटाया भाई, प्रारंभिक वेग को। बात समझ में आ गई क्या? चलिए और थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई बाइक है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, हमने उस पर ब्रेक लगाई जिससे उसकी स्पीड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। जो प्रारंभ में उसका वेग था उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और जो ब्रेक लगाने के बाद जो वेग हुआ उसे हम बोलेंगे अंतिम वेग। ये बात समझ में आई क्या? चलिए अब आपको मैं पूछूं कि यहां पर वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? आप 50 में से 20 माइनस करोगे। ऐसे करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है कि 50 में से 20। आपको क्या करना है, 20 में से 50 घटाना है। कितना आएगा भाई, -30 मीटर प्रति सेकेंड। हमेशा आपको अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाना है। अंतिम में से किसको घटाना है, प्रारंभिक वेग में से घटाना। चाहे वेग में परिवर्तन माइनस हो या प्लस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको वेग में परिवर्तन निकालना है तो हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। इसमें वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में परिवर्तन धनात्मक आ रहा है, इसमें वेग में कमी आ रही है। हमने ब्रेक लगाई तो उसके वेग में धीरे धीरे गिरावट आएगी। तो जब वेग में कमी आती है तो वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है वेग में परिवर्तन निकालना तो अंतिम में से किसको घटाएंगे भाई, प्रारंभिक को घटाएंगे। तो यहां पर त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन को हम लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, माइनस का माइनस प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, बट्टा का बट्टा और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से जो त्वरण का जो गणितीय विश्लेषण है, गणितीय फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो आती हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। और ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ जा सकता है कि त्वरण है, और आपको 3-4 ऐसे फॉर्मूले दे देगा, घुमा फिरा के एक ऐसा दे देगा, एक ऐसा दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण। इसका मतलब अंतिम में से प्रारंभिक जाएगा बट्टा टी। तो आपको ऐसा जो ऑप्शन मिले वो सही करना। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4। तो त्वरण का सही फॉर्मूला कौन सा, ये वाला ही हमने निकाला है। बात समझ में आ गई क्या? तो जो त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, जहां पर a त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t आपके समय है। ये बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम त्वरण का मात्रक निकालते हैं। मैंने कहा इसमें जितनी भी चीजें हम पता करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी परिभाषा से, रटना नहीं है। चलिए इसका ऐसे ही मात्रक पता कर लेते हैं। इसके फॉर्मूले में जो ऊपर की ओर जो भौतिक राशि आ रही है वो वेग है, और नीचे की ओर आ रही है समय। यदि इसके फॉर्मूले में जो भौतिक राशियां हैं, अगर हमें इनके ऐसे ही मात्रक पता है तो हम त्वरण का ऐसे ही मात्रक पता कर सकते हैं। एक तो वेग है,
वेग का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या रहा समय, समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड। तो चलिए लिखते हैं, वेग ऊपर है तो मीटर प्रति सेकंड, बीच में बट्टा तो बट्टा का बट्टा, नीचे समय, समय का मात्रक ऐसे ही सेकंड, सॉरी समय का ऐसे ही मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए ऊपर भिन्न बन रहा है, अंश बटा हर, नीचे भिन्न नहीं बन रहा है तो सेकंड के नीचे एक लगाओ, अब अंश बटा हर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज ऐसे ही रहेगी और नीचे वाली चीज घूम जाएगी, क्या हो जाएगा 1/सेकंड, क्या बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो आपके त्वरण का जो ऐसे ही मात्रक है वो है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ऐसे होगा ना, इसको ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपके त्वरण का ऐसे ही मात्रक है। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या, यहां तक बातें समझ में आ गई क्या। चार चीजें त्वरण के बारे में, एक इसकी परिभाषा, एक इसका ये वाला फॉर्मूला और एक इसका ऐसे ही मात्रक। अब चलिए हम बात करते हैं कि त्वरण अदिश राशि या सदिश राशि। चलिए फॉर्मूला देखिए, ऊपर वेग आ रहा है, नीचे समय आ रहा है। क्या आपको पता वेग कैसी राशि है, तो आप बोलोगे सर वेग तो सदिश राशि है, बटा नीचे समय कैसी राशि, आप बोलोगे समय अदिश राशि है। तो सदिश बटा अदिश, पलड़ा किसका भारी, पलड़ा सदिश का भारी। तो आपके त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है, त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हमने चार चीजें अभी त्वरण के बारे में पढ़ी, और भी कुछ चीजें जानेंगे, लेकिन अभी तक ये चीजें समझनी है। एक तो विशेष तौर से इसका ये फॉर्मूला A बराबर V माइनस U अपॉन टी त्वरण का फॉर्मूला होता है। त्वरण का ऐसे ही मात्रक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण एक सदिश राशि है। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, बाकी परिभाषा तो याद ही रहती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। चलिए हम इसको एक बार आप नोट कर लो इसको फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही विचित्र सा क्वेश्चन, क्या त्वरण ऋणात्मक हो सकता है, या त्वरण शून्य हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि त्वरण के साथ क्या क्या घटित हो सकता है। यदि किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो, इसका मतलब किसी का वेग 20 मीटर था, 20 मीटर प्रति सेकंड था, उससे उसके वेग कितना गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे को पता वृद्धि हुई कि नहीं हुई। इस स्थिति में जो वेग में परिवर्तन आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक। और जब वेग में परिवर्तन धनात्मक आ गया तो त्वरण भी कैसा होगा, धनात्मक त्वरण होगा। वो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक त्वरण होगा। और हम इसको प्लस ए लिखेंगे और सिर्फ इसको हम त्वरण नाम देते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। यदि किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो जो त्वरण आता है वो हमेशा धनात्मक आता है, और धनात्मक त्वरण को हम प्लस ए से लिखते हैं और सामान्यतः से हम त्वरण बोलते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग में कमी आती है, कमी कब आएगी, जब ब्रेक लगाते हैं। हम जब बाइक के ब्रेक लगाते हैं तो सीधी सी बात उसके वेग में कमी आती है। पहले 50 था, फिर 20 हो गया, लेकिन हमने कहा कि वेग में परिवर्तन करना तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे, तो 20 में से 50 गया,
माइनस का 30 आया वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन माइनस आया, इसका मतलब जो त्वरण है वो कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। कैसा होगा भाई, ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण को हम माइनस ए से लिखते हैं, माइनस ए से लिखते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को साइंस की भाषा में मंदन कहा जाता है। विशेष तौर से ध्यान रखना कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। मंदन का मतलब धीमा पड़ना, मंद शब्द देखो, मंदन में मंद, धीमा पड़ना। तो धीमी किस में पड़ेगी, जब वेग में क्या आएगी, कमी, और वेग में कमी आएगी तो ऋणात्मक त्वरण, तो ऋणात्मक त्वरण क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया मंदन की एसआई इकाई क्या है, हमें तो पता ही नहीं मंदन की एसआई इकाई, लेकिन मेरे को बताओ कि मंदन क्या है, ऋणात्मक त्वरण है, और त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो आपके त्वरण की इकाई होगी वही किसकी होगी, मंदन की होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम बाइक चला रहे हैं और हमने अचानक ब्रेक मारे, तो जो त्वरण है वो कैसा उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होगा, फर्स्ट ऑप्शन त्वरण उत्पन्न होगा, सेकंड मंदन उत्पन्न होगा, थर्ड ए और बी दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना ब्रेक मारने पर हमेशा क्या, मंदन उत्पन्न होगा। त्वरण तो धनात्मक त्वरण को कहते हैं। चलिए हमने ये पढ़ लिया कि त्वरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। क्या त्वरण शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो जाए, यदि किसी वस्तु का वेग क्या हो जाए, नियत हो जाए, फिक्स हो जाए। जैसे ऐसे मान लो कोई भी वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसका वेग नियत हो गया, फिक्स हो गया, तो मेरे को बताओ वेग में परिवर्तन कितना हुआ। वेग में परिवर्तन 0, और वेग में परिवर्तन 0 तो त्वरण भी 0। तो त्वरण क्या आएगा, 0 आएगा। त्वरण क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य। तो ये बातें आपको समझना कि त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक कब होगा, जब वस्तु के वेग में वृद्धि होगी। ऋणात्मक कब होगा, जब वस्तु के वेग में कमी होगी। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और 0 कब होगा, जब कोई वस्तु नियत वेग के साथ गति करे, तो त्वरण क्या होगा, आपके 0 होगा। ये कुछ चीजें हमने त्वरण के बारे में पढ़ी। त्वरण में हमने जो भी पढ़ा, त्वरण के फॉर्मूला पढ़ा, या त्वरण कैसी राशि, या त्वरण का ऐसे ही मात्र पढ़ा, या जो 3 चीजें पढ़ी, प्रत्येक जगह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना। चलिए अब हमने त्वरण पढ़ लिया, तो हम थोड़े गति के समीकरण पढ़ लेते हैं। गति के 3 समीकरण हैं, वो भी देख लेना। पहला v बराबर u प्लस AT, पहला समीकरण है गति का। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा आपके v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के 3 समीकरण है। पहला v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर v क्या, तो आप बोलोगे सर v अंतिम वेग है, u क्या प्रारंभिक वेग है, a क्या त्वरण है, t क्या है, समय है। इसमें देखें तो s क्या है, विस्थापन है, u क्या है प्रारंभिक वेग, t टाइम, a त्वरण और t टाइम। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो गति के ये जो 3 समीकरण है, ये किस किस के मध्य संबंध बताते हैं। संबंध को देखना, जो समान चीजें हैं उनको काट दो। इसमें भी u आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, तीनों को काट दो। और क्या समान आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, काट दो। अब जो पीछे बचा वो एक दूसरे के संबंध को बताएगा। तो पहला क्या बचा, पहले में बचा वेग समय। तो पहला जो समीकरण है वेग और समय में संबंध बताता है। गति का जो पहला समीकरण है आपके v बराबर u प्लस AT,
किसके मध्य संबंध बताता है? वेग और समय के मध्य संबंध बताता है। ये रेलवे में पिछली बार पूछा गया। दूसरा देखो क्या बचा पीछे, एक तो विस्थापन बचा और दूसरा समय बचा। तो दूसरा जो समीकरण है वो आपके विस्थापन और समय के मध्य संबंध बताता है। दूसरा कौन सा? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और विस्थापन को कहीं पर स्थिति भी लिखा जाता है, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, या तो विस्थापन और समय के बीच, या स्थिति या समय के बीच संबंध बताता है। तीसरा देखो क्या बचा, एक तो वेग बचा और दूसरा विस्थापन बचा। तो तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन, जिसे हम स्थिति कहेंगे, उसके मध्य संबंध बताता है। तीसरा जो आपके v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे बातें समझ में आ गई क्या? गति के जो 3 समीकरण हैं, पहले तो इन तीनों समीकरणों को याद करना है। आपके v बराबर u प्लस AT पहला समीकरण, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर दूसरा समीकरण, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फिर हमें याद रखना है कि जो तीनों समीकरण हैं किस किस के मध्य संबंध बताते हैं। तो जो कॉमन चीजें आ रही है वो काट दो, इसमें u कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, काट दो। जो पीछे बच रहा है वो एक दूसरे के संबंध को बता रहा है। इसमें v और t बचा तो ये वेग और समय के संबंध को बताएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गति का कौन सा समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है, तो आप देखना इस तरीके से। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गति का द्वितीय समीकरण किस किस के मध्य संबंध बताता है, तो भी आपको देख लेना कि u काट देना और a काट देना। जो पीछे बचा विस्थापन और समय के बीच संबंध बताएगा, और विस्थापन को कहीं पे स्थिति भी ऑप्शन आ सकता है, तो स्थिति और समय के बीच के संबंध को बताएगा। तीसरे को हम देखें तो जो तीसरा समीकरण है वो आपके वेग और विस्थापन, जिसे हम स्थिति कहते हैं, उसके मध्य संबंध बताता है। तो ये जो गति के समीकरण वो याद भी करने हैं और साथ में ये भी पता करना है किस किस के मध्य संबंध को बताते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हमने चाल और वेग के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद त्वरण और उसके बाद जो गति के समीकरण हैं उनके बारे में डिस्कस किया। जो चाल वेग और त्वरण है उनमें हमें इनके ऐसे ही मात्रक, ये किस प्रकार की राशियां हैं और इनके सूत्र याद रखने हैं। और साथ में जो हमने अंतिम समय में ये चीज़ें पढ़ी, त्वरण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, और गति के समीकरण पढ़े। गति के समीकरण क्या क्या होते हैं और किस किस के मध्य संबंध बताते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको सामान्य विज्ञान की क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी जितने भी क्लासें अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रही है, अगर वो आपको पसंद आ रही हैं तो अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की लिंक को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब पर शेयर करें, ताकि इस चैनल का जो लाभ है वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।